पढ़े। आप चाहें तो ये जो 2 दिन मिली ना, 2 दिन में आप हिंदी के चाहें तो हिंदी को 2 बार पढ़ के ख़त्म कर सकते हैं। जितना आप पढ़ोगे उतनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। आप हिंदी का एक पार्ट 5 बार पढ़ो, 5 बार में 5 तरीके से आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। तो पढ़े, ये 2 दिन जो छुट्टी के मिले, इसमें जो सर ने पढ़ाया हमारा उसको बिल्कुल कंठस्थ कर लें। प्लस अपने मन से पढ़े, कोचिंग बेस के भरोसे मत रहे। सेल्फ स्टडी से बेहतर दुनिया की कोई स्टडी नहीं है। हम दुनिया की हर कोचिंग हुआ है, कोई ने हमें नहीं निकाला, हम अपनी मेहनत से निकाले हैं जो भी निकाले। घमंड से नहीं कह रहे हम आपको एक रियलिटी बता रहे हैं। आपकी मेहनत ही आपको आगे बढ़ाएगी। 2 दिन में हिंदी ख़त्म कर डालें, इतनी स्पीड से पढ़ें कि 1 साल में पूरे मास्टर बन जाओ पढ़ाई में। हमें अगर दोबारा पढ़ने के लिए हम जाएं तो 1 साल में हम 4 डिग्री करें, है ना। हाँ, NCERT हम आपको बताते हैं, आप अपने लिए NCERT को ही सब कुछ माने और बिल्कुल ना भटके। NCERT मतलब सब कुछ आपके लिए। कोई भी बुक पढ़े, NCERT की पढ़। और भी टैलेंट हो सकते हैं, आप अपने उस टैलेंट को भी पूरा करें। सबके पास, बच्चे के पास, एक बच्चे के पास कई टैलेंट होता है। चलो ठीक है, हो गया। तो आज से हम कम से कम आप लोगों से एक ध्यान रखते हैं कि रोज़ कम से कम ग्लो या कुछ तो रोज़ लो भाई आप लोग, ठीक है। और अगर कोई भी तकलीफ़ हो तो हमने आपको बता दिया है, वो कर लो। नहीं तो फिर आपको अगर डॉक्टर की सलाह लेना है तो वो भी ले सकते हो, है ना। डॉक्टर की सलाह भी बहुत ज़रूरी रहती है। कल क्वेश्चन दिए थे, देखते हैं कौन कौन करके लाया है और फिर आगे चलते हैं। इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट एंड होता है और बिल्कुल फर्स्ट पार्ट। हम जैसे ये चैप्टर ख़त्म होगा टेस्ट लेंगे और टेस्ट में किसी के भी 100% से कम नहीं आने चाहिए। चैप्टर ख़त्म होने के बाद आप लोग हमसे कहोगे सर इस चैप्टर को 10 बार रिवाइज करो, हम 10 बार रिवाइज करेंगे। आप कहोगे सर एक टॉपिक को 20 बार रिवाइज करो, हम 20 बार करेंगे, 20 से एक भी कम नहीं करेंगे। लेकिन जिस दिन चैप्टर एंड हो जाए, हमें चैप्टर बिल्कुल कंठस्थ होना चाहिए, इतना ज़्यादा पक्का होना चाहिए चैप्टर की अब हम बिल्कुल तैयार हैं, हम उल्टा पढ़ा देंगे किस कहीं पर जाके, इतना अच्छे से हमें तैयार होना चाहिए। इस चैप्टर के कंसंट्रेशन टर्म्स सबको याद हो गए? राज, यहाँ अंश नहीं हुए ना अभी? मिलो तुम आज जाते समय नहीं हुए ना अभी? अच्छे से कंठस्थ बिल्कुल। नॉर्मलिटी, स्पीड से बोलो, 1 मिनट के अंदर पूरी नॉर्मलिटी। फिर से बोलो। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट किसके? हमारे, उनके, किनके? हाँ, पूरी बोलो लास्ट तक। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। खत्म होगी नॉर्मलिटी, इतनी लिखवाई हमने। खोलो, पेज खोलो। इतनी होती है नॉर्मलिटी और ये हमने देखने के लिए लिखवाए सब। सर ये सब बताएंगे आप? नहीं तो ये देखने के लिए लिखवाए हैं। अभी हमने बोला ना कि कंठस्थ होनी चाहिए। कंठस्थ का मतलब क्या हुआ? समझ के। हमारे लिए कंठस्थ का मतलब होता है समझ के याद होना, रटना नहीं होता। तो ये सब कौन बोलेगा? सब बोलोगे, बोलो फास्ट। सर वो n is equal to number of gram equivalent upon total। ये तुम्हारी स्पीड है। solution। हाँ, टोटल मोल्स ऑफ सोल्यूशन है ना, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। हाँ, यूनिट ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। जल्दी बोलो। और सर नॉर्मलिटी इज इक्वल बार बार ना छुओ मास्क। नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू एन फैक्टर। और जल्दी बोलो, और फॉर्मूले और बोलो फॉर्मूले। मोलरिटी ऑफ डाइल्यूशन N1V1 इक्वल N2V2। मोलरिटी ऑफ मिक्सचर इक्वल N1V1 प्लस N2V2 प्लस V1 प्लस V2। मोलरिटी अफेक्टेड बाई टेम्परेचर। मोलरिटी निकालने के लिए हमें नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है, तो मोल इनटू एन फैक्टर बटे वॉल्यूम सोल्यूशन इन लीटर। कौन बोलेगा? कौन बोलेगा ये सब? ऐसे से भी अच्छा बोलना है। तुम्हें याद समझी? नहीं अभी हम मिलो बेटा, जाते समय मिलो, अच्छे से कराएंगे बेटा, जाते समय मिलो, ठीक है। कृष्णा तुम भी नहीं है याद, पता है मैं नहीं ना अच्छे से याद है याद, लेकिन फिर भी नहीं है। वो हमें पता है बेटा, जो बहानो बहुत पुराना होगा है याद, फिर भी नहीं है ना। ये डायलॉग बहुत लोगों को है। अच्छे से याद है? नहीं, करा देंगे जाते समय, परेशान मत हो। यहाँ लड़कियों में सबको साक्षी, दिव्यांशी, यहाँ से सृष्टि। फॉर्मेलिटी में कुछ नहीं, नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ सोल्यूट।
ग्राम फॉर्मूला बाद बिल्कुल वैसे ही निकालने से मोल निकालते हैं। मोल कैसे निकालते हैं? मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। इसमें 1/2 फैक्टर में डिफरेंस आता है। क्या होता है, जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनमें एक प्रोसेस पाई जाती है, या तो वो सोल्यूशन में जाने पर टूट जाते हैं या सोल्यूशन पे जाने पर जुड़ जाते हैं। तो जो मोल्स होते हैं उनके घट भी सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं। तो यहाँ 1/2 फैक्टर से एक चीज़ आती है, आपके सिलेबस में नहीं, लेकिन हम लास्ट में बता देंगे, वो हमने ऐसे ही बता दिया था। बाकी याद अपन्ना कंठस्थ याद नहीं है? नहीं है ना? हाँ या ना? नहीं है ना? अच्छे से नहीं है ना यार? भूल जाते हो ना थोड़ा थोड़ा? जल्दी बोलो भाई। मोल फ्रैक्शन बोलो स्पीड से। मोल फ्रैक्शन ठीक है, चलो याद है। पीछे सबको जैद, अभी तुम्हें हम कुछ नहीं कह रहे, यहाँ से कुछ कर यार। चलो ठीक है, अब हम आगे न्यूमेरिकल्स कराते हैं और आगे चलते हैं, ठीक है। और हम आपको एक चीज़ बता देते हैं, प्लीज़ रटने पे ना जाना, समझने पे जाना। आप जब मोलरिटी निकाल रहे हैं तो आपको ये देखना है क्वेश्चन में से मोल कहाँ से निकालें और सोल्यूशन को लीटर में कहाँ से निकालें। ये नहीं कि क्वेश्चन को देख के सीधे जो डेटा मिला ये रखो आंसर। अरे ये तो रटंत विद्या होगी। मोलरिटी में मोल पर लीटर निकालना है, तो ढूंढो क्वेश्चन में कहाँ से सल्यूट के मोल निकल गए, ढूंढो कहाँ से मिल रहा है। नहीं मिल रहा है तो देखो कुछ और डेटा दिया, क्या इससे हम कर सकते हैं क्या। ऐसे क्वेश्चन को पकड़ना सीखो, घुमाने दो उसको जलेबी की तरह या जिसकी भी तरह भी। आप देखो, अब मोलरिटी आ जाए तो आप ढूंढो क्वेश्चन में कहाँ से मोल निकाले हम सल्यूट के, कहाँ से सॉल्वेंट के जी में, क्या सॉल्वेंट दिया हुआ है, क्या सोल्यूशन दिया हुआ है। अगर दिया हुआ है तो उसको सॉल्वेंट तक कैसे पहुँचे, ये चीज़ें क्रैक करो, पकड़ो। अब ये नहीं कि सीधे जो भी दिया उसको रखना, देखो उसमें क्या दिया है। वाटर दिया है तो वो सॉल्वेंट है, तो फिर अब वो सॉल्वेंट मान लो बोल दिया 10 ग्राम NaCl एंड 500 ग्राम ऑफ वाटर, तो ये सोल्यूशन का मास कितना हो जाएगा यहाँ पर 510, क्योंकि 10 ग्राम सल्यूट हो गया और 500। अगर यही बोला था 10 ग्राम वाटर 500 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, तब कोई दिक्कत नहीं। तो चीज़ों को पकड़ना समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और आपको आगे लेके चलते हैं और बताते हैं आपको, ठीक है। जल्दी जल्दी करते हैं थोड़ा सा। चलिए, तो हमने कुछ क्वेश्चन दिए थे, हम उनको एक बार आपके लिए सॉल्व करना चाहेंगे। तो बोलो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? 3.6 ग्राम हाँ HCl dissolving 450 ml of solution, find molarity and non-molarity। 3.65 ग्राम क्या है हमारा? HCl, ठीक है। और कितने में है? 450 ml सोल्यूशन, और कह दिया मोलरिटी निकालो। तो हमें अब क्या है, पहले मोलरिटी को एक बार लिख लेना है कि मोलरिटी मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। अभी केमिस्ट्री चल रही है इसमें, है ना, अभी इसमें केमिस्ट्री चल रही है, कुछ देर बाद इसमें मैथ आ जाएगी यहीं पर। तो अब हमने देखा मोल सल्यूट, तो आपने देखा क्वेश्चन को पढ़ा, रहे ए दिया मास और ए दिया मोलर मास, तो यहाँ से क्या निकल आएंगे? मोल निकल आएंगे, है ना। तो 3.65 ग्राम ये मास हो गया, और इसका मोलर मास कितना था? 36.5 हो जाएगा। यहाँ 20, यहाँ 10 से 10 कैंसिल, तो यहाँ कितना आ गया? 1/10, ठीक है। देखो ऐसे ए गया तो यहाँ आ गया 10, और ए गया तो नहीं 1/10 नहीं, 2 100, और ए गया तो यहाँ आ गया 10, कैंसिल 1/10 0.1, तो मोल आ गए हमारे 0.1 मोल। लीटर चाहिए, देखो लीटर दिया क्या? नहीं, ml दिया, तो कितना 0.45 लीटर। ये हमारा आंसर आ गया। सॉल्व करके लिख देंगे इसको हम, ये हमारा आंसर आ गया। जो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया जो आपको दिया था। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या था, जल्दी बताओ। 5.85 ग्राम NaCl, 200 ग्राम ऑफ मोलिलिटी भी निकालनी थी इसमें, डेंसिटी नॉर्मेलिटी भी निकालनी थी। तो किसकी? इसकी। तो पक्का है जो मोलिलिटी वही नॉर्मेलिटी होगी। कैसे पता चला? क्योंकि इसका n फैक्टर कितना है? 1 है। तो देखो जो मोलिलिटी है इंटू n फैक्टर होता है वो किसके इक्वल होती है? नॉर्मेलिटी, ठीक है। तो क्यों जिनका भी n फैक्टर 1 होगा उनकी मोलिलिटी और नॉर्मेलिटी क्या होगी? बराबर। तो मोलिलिटी यही है 0.1.45, ठीक है ना। तो अब मल्टीप्लाई बाई 1 उतनी हो जाएगा, लेकिन अब यूनिट क्या लिखनी पड़ेगी? ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है। ए हो गई इसकी नॉर्मेलिटी सॉल्व। ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन जल्दी बताओ। 5.85
5.85 ग्राम NaCl इट डिजॉल्व इन 200 ग्राम सॉल्वेंट, है ना। देखो ध्यान से, सॉल्वेंट दिया हुआ है साफ साफ इसमें, है ना। क्या डिटरमाइन करना है? लिटी, मोलेलिटी, है ना। ये मोलेलिटी डिटरमाइन करनी है ना। बिल्कुल सिंपल है, तुरंत हो जाएगी, है ना। लास्ट में इसके एनसीईआरटी के असाइनमेंट भी लाएंगे हम, फोन को भी सॉल्व करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही है। बेस्ट एनसीईआरटी वाली क्या करते हैं, कैलकुलेशन टफ देते हैं, बाकी पूरा कॉन्सेप्ट यही है। तो देखो हमें मोलेलिटी निकालनी है, तो मोलेलिटी निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? मोल सल्यूट, ढूंढेंगे कहाँ पर मिल रहा है मोल सल्यूट, और मास सॉल्वेंट, है ना। तुरंत बिल्कुल पता होना चाहिए कि जी में चाहिए मास सॉल्वेंट, के जी में चाहिए हमें मास सॉल्वेंट, ठीक है। तो मोल यहाँ से निकाल लेंगे हम, है ना। तो मोल अगर हम निकालने जाएँ यहाँ पर, तो देखो मोल कितना, मास डिवाइडेड बाई मोलर मास 5.85, और इसका कितना आता है NaCl का मोल मास 58.5। जिसको अभी तक नहीं है फॉर्मूले याद, तो बार बार आएंगे तो याद करते जाना। Na का होता है 23, क्लोरीन का होता है 35.5, ऐसे बार बार बोलने से याद हो जाएंगे। तो यहाँ 2 0 आ जाएंगे और यहाँ 1 0 आ जाएगा, वही आ गया 0.1 आ गया। अब यहाँ देखो ये कितना हो जाएगा, 0.2 kg, है ना। ये कितना हो जाएगा 0.2 kg। तो हमारी मोलिलिटी कितनी आ गई आपकी 1/2, दैट इज 0.5 मोल पर kg, 0.5 मोल पर kg, है ना। ये आ गई हमारी इसकी मोले। और कुछ था इसमें? है ना। ऐसे ही हमने आपको प्रैक्टिस के लिए दिए थे, तो छोटे छोटे क्वेश्चन थे, है ना। चलो, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आए हैं आपके बहुत 2-2 नंबर में। हाँ, थर्ड क्वेश्चन, 12 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड 550 ml सॉल्यूशन, मोलेरिटी एंड नॉर्मेलिटी। अब देखो मोलेरिटी तो ठीक है, लेकिन मोलेरिटी कैसे? मोलेरिटी इनटू एन फैक्टर। जब भी मोलेरिटी के साथ नॉर्मेलिटी आए तो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, लेकिन अकेले नहीं आए तो डिटेल में निकालना है, तो ये निकालनी है ना। अब हमें यहीं से पहले नंबर, जिसको ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला नहीं पता वो रुक गया, फिर वो आगे जा ही नहीं सकता, है ना। तो इस क्वेश्चन में इतना सिंपल होने के बाद भी अगर उसे ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला नहीं पता तो वो फिर रुक गया। अब यहाँ ऑक्जेलिक एसिड लिखा है तो सीधे ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला लिखेंगे, लेकिन हाइड्रेटेड ऑक्जेलिक एसिड लिखा होता तो फिर उसमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर भी ऐड करने पड़ते हमें। तो देखो ऑक्जेलिक एसिड 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज ऑक्जेलिक एसिड। अब इसका एन फैक्टर बच्चों को पता होना चाहिए, एक एच यहाँ से निकलता है और एक एच यहाँ से, तो इसका एन फैक्टर 2 होता है। तो 12 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड, है ना। हमें क्या निकालनी है? इसकी मोलेरिटी। पहले मोलेरिटी आते हैं, तो मोल सल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, है ना। मोल सल्यूट चाहिए हमें पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन में हमें चाहिए। तो सबसे पहले इसके मोल निकालते हैं। तो ये देखिए कैसे ढूंढे हम क्वेश्चन में, कहाँ मोल मिलेंगे? 12 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड, यहाँ से मिलेंगे मोल। तो 12 ये हो गया। ऑक्जेलिक एसिड का मास चाहिए हमें, है ना, मोलर मास 12 12 24 हो जाएगा, है ना। इस 16 32 48 64, ये हो गया 64 यहाँ से, और प्लस 2 यहाँ से हो गया, एक 4 और एक 9, 90 आ गया इसका मास, है ना। ये जी मोलर मास 90 आ गया। तो अब इसको हम ऐसे देख लें, 2 9 10, 9 से गया ये, तो ये 9 1 जा 9, बची आपकी 3 तो फिर जाएगा नहीं डेसिमल, तो 9 3 जा 27, फिर बची 3, तो फिर 9 3 जा 27, तो 1.33, तो ये क्या आ गया 0.133, सही है। इतने मोल आ गए, 0.133 मोल आ गए। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में चाहिए, कितना हो जाएगा 0.55 लीटर हो जाएगा, है ना, 55 लीटर। तो हमारी मोलेरिटी आ गई इसकी। मोलेरिटी अगर हम फर्दर और सॉल्व करना चाहें तो देखते हैं डेसिमल के बाद कितना होता है, 1 3 और यहाँ से 55, यहाँ बचेगा 10, 2 डेसिमल कैंसिल हो जाएंगे, तो 2 टाइम्स जा रहा है फर्स्ट, तो ये जा रहा है 2 टाइम्स गया तो हो गया 110, 23 बचा, फिर कितने टाइम जाएगा, फिर 4 टाइम जाएगा, 2.4 और एक डेसिमल यहाँ से, तो 0.24, है ना। तो 0.24 कितना मोल पर लीटर, है ना। जे आ गई इसकी मोल। अब इसकी नॉर्मेलिटी देखनी पड़ेगी, तो मोलेरिटी इंटू एन
फैक्टर, है ना। तो मोलरिटी कितनी आ गई 0.24 और n फैक्टर इसके लिए कितना है 2 है 84 तो 48.4, लेकिन यूनिट क्या लिखोगे ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, है ना, ये यूनिट होनी चाहिए। इसमें 1 पॉइंट का यहाँ पर नहीं चल जाएगा, 2 डेसिमल तक चल जाएगा 1.3। आप 1.3 लिख रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप 1.30 लिख रहे हो सीरीज, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, हाँ एक और बता दें, उसको भी करना है, मोल फ्रैक्शन वाला दिया था ना। चलो नेक्स्ट 4 नंबर का क्वेश्चन बता। 20 ग्राम NaOH, 80 ग्राम ऑफ वाटर, मोल फ्रैक्शन निकालना है ना, सॉल्वेंट, है ना। देखो एक का निकाला है तो दूसरे का तो निकाल ही लोगे, बड़ा सिंपल है। तो पहले इसका मोल फ्रैक्शन निकालना है हमें NaOH का एंड वाटर का। तो देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ हम पहले NaOH निकालते हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH निकालने हैं हमें, तो क्या पता होना चाहिए मोल ऑफ NaOH, और नीचे क्या पता होना चाहिए टोटल मोल। टोटल मोल मतलब किसके मोल, जो दिया हुआ वाटर के मोल प्लस सॉल्ट सल्यूट के मोल, टोटल मोल यही हो गए ना, NB अपॉन Na प्लस NB इसके निकालने हैं। तो चलो इसके मोल निकालते हैं। सबसे पहले NaOH के मोल कितने हैं यहाँ पर, तो यहाँ से सॉल्व करते हैं 20/40, यस 20 और मोलर मास कितना 40, तो मोल कितने आ गए 1/2 दैट इज 0.5। तो इसके मोल कितने आ गए आपके 0.5। क्लियर है वाला कैलकुलेशन, 2/4 0.5 इसके मोल आ गए। चलो NaOH के मोल आ गए, NaOH के मोल आ गए हमारे। अब वाटर के मोल देखें हम तो 80 18 यस 80 वाटर के मोल, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, तो 80 और 18 कितने टाइम जाएगा ये आपका, ये 5 तो 90 हो जाएगा आपको 4 टाइम्स, है ना। तो ये 4 टाइम्स गया आपका 72, हाँ 72, बचा कितना 8, है ना, फिर 4 टाइम्स आएगा, है ना। तो 4.4 मोल आ गए इसके, ठीक है। तो ये आ गए 4.4 मोल। तो ये 0.5 और नीचे से कितना हो गया 4.9। तो अब इसको करें सॉल्व, डेसिमल से डेसिमल चला गया, तो यहाँ से बचा 5 और यहाँ से बचा 49। 1 टाइम्स जाएगा डेसिमल के बाद, तो 0.1, है ना, 0.1। अब कितना बचा यहाँ से आपका 50 से हो गया, तो ये 1 बचा तो 1 में 10 लगाओ तो जाएगा नहीं, तो 0 फिर 100, तो 2 टाइम्स 0.102। ये किसके मोल निकला है हमारे, मोल ऑफ सॉल्यूट NaOH, मोल फ्रैक्शन सबका यही आया था। आयुष का यही नहीं लगाया नहीं है, दिखाओ कॉपी। तो 101, तो हमारा 102 कैसे आ गया, फिर गलत कर दिया कहीं हमने, सिफा कितना आया 10 कैसे, हम कहीं कुछ गलत कर गए क्या, देखें। अरे तो तुम लोग मैथ वाले हो, हम कहाँ, तो देखें फर्स्ट टाइम जाएगा नहीं, तो 50 से कर दे तो 1 टाइम्स गया आपका 0.1, 49 बचा 1, 10 हो गया जाएगा नहीं, तो फिर 100 हो गया, तो 49 से करोगे तो 2 टाइम्स ना जाएगा। बताओ ना हमें कहाँ, या तो हम गलत हैं आप गलत हो, नहीं तो सही है। अरे हमारा सही है, किसका सही है, यही होगा ना तुम्हारा मैथ, 2 मतलब पूरी गलत है, ये गलती 101, बताओ, वही तो हम देखना चाहते कैसे, तो वही तो हमें देखना है कैसे, हाँ एक मिनट, हाँ बोलो, डेसिमल लगा है, इसको चलो डिवाइड करके दिखाओ मैं, 49 जारी रहा, तो 0 लगाएं, डेसिमल ये हो गया 51 टाइम्स गया, फिर हो गया आपका यहाँ से बचा कितना 1, तो ये
जीरो, अब जाएगा नहीं है तो जीरो, फिर यहाँ पर जीरो। हाँ यहीं पर तुम कहे थे कुछ। अब 49 2 जा 90 है। देखो कौन अब हम गलत है कौन पता ही नहीं। दो मोबाइल फास्ट सर 102 आ रहा है। मोबाइल तो दो। जैद निकालो मोबाइल। नहीं तो अगर कहीं हम मैथ में मिस कैलकुलेशन कर रहे हैं तो बताना पड़ेगा ना कि हम मिस कैलकुलेशन में जा रहे हैं। कोई बात नहीं। हाँ अच्छा ऐसा हो सकता है, ठीक है ऐसा हो सकता है। 102 आ रहा। तो ए वाला और निकाला 4.44। हाँ तो फिर ठीक है। तो बोलो ना भाई, हमें कंफ्यूज क्यों करते हो। 102 आ गया, ठीक है। तो ये किसके मोल फ्रैक्शन आ गए, NOH के। अब जल्दी से देखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B इक्वल टू 1। तो किसके मिल गए हमें, इसके मिल गए। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH। निकाल लोगे सब लोग वैल्यू रख के, है ना। 0.99 समथिंग आएगा, 8 समथिंग आएगा, या 0.9 मान लो, बन जाएगा। सबको क्लियर। चलो तो ये हो गया, ठीक है। चलो ठीक है। आप ये ना सोचना कि आप न्यूमेरिकल से छुटकारा पा गए। ध्यान रखो सॉल्यूशन चैप्टर से कंफर्म न्यूमेरिकल है, पक्का आएगा आपका न्यूमेरिकल। हम तो चाहते हैं कि इस साल आपके में न्यू एजुकेशन पॉलिसी बिल्कुल लागू हो जाए और अच्छा पेपर आए, ऐसा स्ट्रॉन्ग पेपर आए जैसा नीट में आता है। जितना अच्छा पेपर आएगा उतना देने में मजा आएगा ना। तो अच्छी टफ आप लोग ऐसी पढ़ाई करें कि सबसे कठिन पेपर इसी साल आना है। हम तो ऐसे ही कर, देखो सरल पेपर आएगा मजा नहीं आएगा। एक पूरे साल पढ़े और पढ़ने के बाद पेपर देने में मजा ना आए तो फिर पढ़ाई का क्या मतलब। थोड़ा मजा तो आए पेपर देख के, दिमाग में थोड़ा वाइब्रेशन तो हो, कैसा आया पेपर। सिंपल पेपर सॉल्व कर दोगे क्या मतलब, अच्छा टफ पेपर आना चाहिए ना। ऐसा पेपर आना चाहिए कि थोड़ी देर के लिए दिमाग सुन्न हो जाए, 5 मिनट के लिए, ठीक है। पढ़ना तुम लोगों को टारगेट दे देते हैं हम अभी से। तुम लोगों की 99% आनी चाहिए 12th में, जितने भी लोग हैं सबकी टारगेट है हमारी तरफ से। 99 लाने के लिए कुछ नहीं करना है, 99 लाना है हर सब्जेक्ट में, ठीक है। नहीं लाओगे हैं, 100 ला सकते हो, पर 100 ला दोगे बेटा तो रिकॉर्ड ना टूट जाएंगे। आएगी 99 95 से ऊपर सब लोगों की आएगी, हम लाएंगे ना, क्यों परेशान हो रहे हैं। चलिए ये सब तो हो गया। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में आते हैं। देखिए ये मोलिलिटी नॉर्मेलिटी के हमने जितने भी कॉन्सेप्ट समझाए, हम न्यूमेरिकल नहीं कह रहे अभी। न्यूमेरिकल आप पूरे भी याद कर लो, हमें बिल्कुल खुशी नहीं हुई। कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि निकाल कैसे रहे हैं। तो मोलिलिटी मोल फ्रैक्शन और नॉर्मेलिटी के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पढ़ लो। जिसको समझ में नहीं आया, हम आपके लिए हमेशा अवेलेबल हैं, हम कहीं पर भी रहेंगे, मोबाइल हमारे पास है। आप हमें फ़ोन करें, कहें सर इसको क्लियर कर दें, हम आपको समझाएंगे। रिटन में उसका आंसर लिख के आपके व्हाट्सअप में हम भेजेंगे। तो बिल्कुल आप लोगों को साथ हम 24 आवर्स हैं, कहीं भी आपको कोई दिक्कत आए आप सीधे हमें कॉल करिए, हम उसका सोल्यूशन भेजेंगे, ठीक है। अब इस चैप्टर के हम नेक्स्ट टर्म में आने वाले हैं, दैट आर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। लेकिन उससे पहले हमें कुछ पढ़ना पड़ेगा, 2 छोटी सी डेफिनेशन पढ़नी पड़ेंगी। तो कंसंट्रेशन टर्म्स का फर्स्ट पार्ट सिर्फ एंड हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ है, मतलब एंड मतलब अभी उसको वहाँ तक हुआ है, आगे जाके फिर जुड़ेगा वो। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए, वेपर प्रेशर। ये वेपर प्रेशर क्या है, वेपर प्रेशर, आवाज़ नहीं चाहिए बिल्कुल भी। वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर। ये वेपर प्रेशर क्या है, प्रेशर मतलब तो दबाव, किसका दबाव, वेपर का दबाव तो वेपर प्रेशर, एयर का दबाव तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर,
अरे बात समझ में। तो ये वेपर का दबाव है। अच्छा, ये वेपर का दबाव लगता कहाँ होगा? जहाँ वेपर बनती होगी। वेपर बनती किसकी है? लिक्विड की। तो लिक्विड की जब वेपर बने तो उसके द्वारा जो प्रेशर डाला जाता है लिक्विड की सरफेस पे, वही क्या कहलाता है? वेपर प्रेशर। लेकिन ऐसे नहीं मेजर किया जाता है। वेपर प्रेशर को मेजर करने के लिए आईयूपीएसी ने कुछ आपके स्टैंडर्ड रखे हुए हैं। तो देखिए, किसी भी लिक्विड का अगर वेपर प्रेशर मेजर करना है आपको, लिक्विड का ही करेंगे वेपर प्रेशर। सॉलिड की तो वेपर नेग्लिजिबल होती है आपकी, है ना, और गैसेस की तो फिर आती है तो एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। तो उसको, तो ये कोई लिक्विड है, मान लीजिए वाटर है, ठीक है, इट इज़ वाटर, ठीक है। अभी इसकी वेपर बन रही। तो देखिए, जैसे आप जब आगे चलते हो तो पीछे पुश करते हो, आपको आगे चलने के लिए पीछे की तरफ पुश करना पड़ता है। आपको पता नहीं चलता क्योंकि आप ध्यान देते, लेकिन आप देखिए जब आप आगे चलते हो तो पीछे छोटा सा पुश मारते हो, तब जाके आप आगे चलते हो। पीछे पहिया आगे घूमता है तो पीछे पुश मारता है आपका। इसी प्रकार जब ये वेपर निकलती है तो अपने पीछे क्या मारती है? एक प्रेशर मारती है ना। तो जब ये वेपर निकल रही है तो अपनी ही सरफेस पे प्रेशर मार रही है, उसी को हम क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर। लेकिन फिर मान लीजिए किसी ने शुरुआत में मेजर कर लिया वेपर प्रेशर, किसी ने लास्ट में कर लिया, किसी ने मिडिल में कर लिया, किसी ने 5 मिनट बाद कर लिया, किसी ने 10 मिनट बाद, लो सबके अलग अलग आ गए। तो एक 2 का वेपर प्रेशर 10 लोगों ने निकाला, 10 वैल्यू आ गई। तो अभी टेंशन हो गई आईयूपीएसी को। तो उन्होंने कहा कुछ स्टैंडर्ड करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा आप इस वेपर प्रेशर को तभी मेजर करोगे जब वेपर के निकलने की प्रोसेस, दैट इज वेपोराइजेशन या इवेपोरेशन, और वेपर में लिक्विड में कन्वर्ट करने की प्रोसेस जैसे कंडेंसेशन। आपको पता है वेपर ऊपर जाती है, ठंडी होती है तो कंडेंस हो जाती है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है ना। तो ये रेट ऑफ वेपोराइजेशन, रेट मतलब लिक्विड की किस में जाने की प्रोसेस? वेपर में जाने की प्रोसेस। एंड रेट ऑफ कंडेंसेशन मतलब वेपर को किस में आने की प्रोसेस? जब ये प्रोसेस दोनों बिल्कुल इक्विलिब्रियम में आ जाए। आप जानते हो वह प्रोसेस जिसमें रेट फॉरवर्ड और रेट बैकवर्ड इक्वल हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। यहाँ रेट फॉरवर्ड क्या है? वेपोराइजेशन। रेट बैकवर्ड क्या है? कंडेंसेशन। तो उन्होंने कहा आपको ऐसे नहीं मेजर करना है, आपको देख लेना है कि जिस लिक्विड की आप वेपर प्रेशर मेजर कर रहे हो क्या वो इक्विलिब्रियम में आ गई है। अब कैसे पता चलेगा इक्विलिब्रियम में आ गई? इक्विलिब्रियम को पता करने के आपको जितनी भी मेजरेबल प्रॉपर्टीज हैं वो उस समय कांस्टेंट हो जाएगी। जैसे कि कंसंट्रेशन ना घटेगा ना बढ़ेगा, क्योंकि जितना ऊपर जा रहा है उतने नीचे। हमने कहा एक टंकी में हमने पानी भर दिया, ठीक है ना, और यहाँ एक छेद कर दिया, उससे 1 ml पर सेकंड बाहर आ रहा और ऊपर से 1 ml पर सेकंड अंदर आ रहा, तो इसका कंसंट्रेशन या अमाउंट कैसा हो जाएगा? कांस्टेंट, कोई चेंज नहीं होगा, है ना। दूसरा थर्मामीटर लगा के देख लेंगे टेम्परेचर घट रहा कि बढ़ रहा, नहीं घटना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए, कैसा हो जाना चाहिए? कांस्टेंट हो जाना चाहिए। जितने भी वॉल्यूम चेक कर लेंगे, कंसंट्रेशन चेक कर लेंगे, है ना, उसका प्रेशर देखेंगे, जितनी भी मेजरेबल प्रॉपर्टीज है, क्योंकि दोनों तरफ की रेट कैसी हो चुकी है? सेम। तो जितनी भी मेजरेबल प्रॉपर्टीज है वो उस समय क्या हो जाएंगी? कांस्टेंट हो जाएंगी। तो उन्होंने कहा जब आपका लिक्विड की जो दोनों प्रोसेस है वेपोराइजेशन और कंडेंसेशन, वो जब आपके इक्विलिब्रियम में आ जाए उस समय आप किसी का वेपर का प्रेशर मेजर करो, तो वही क्या कहलाएगा? आपका वेपर प्रेशर। बात समझ में आई? तो वेपर प्रेशर क्या है? प्रेशर ऑफ वेपर किस पे? लिक्विड की सरफेस पे, लेकिन किस पे? एट इक्विलिब्रियम। बात समझ में आ रही है आपको? तो लिखते हैं वेपर प्रेशर में, लिखिए द प्रेशर इज एक्सर्टेड मतलब अप्लाई किया जाता है। आपको एक्सर्टेड नहीं लिखना, आप अप्लाई लिख लीजिए। द प्रेशर इज एक्सर्टेड by the vapor of the liquid on its surface at constant temperature and equilibrium EQUILIB and equilibrium is called vapor pressure.
इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। ठीक है, आप बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ रहे हो, ये ध्यान रखना, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए बहुत जरूरी है। आज के बाद कोई आपसे पूछे वेपर प्रेशर क्या है,